हेलो एवरीवन, आई एम नंदिनी। वेलकम टू आवर चैनल वाई-फाई स्टडी विथ नंदिनी, जहां पर हम क्लास 11th की हिस्ट्री की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर 9 हमने स्टार्ट किया है, औद्योगिक क्रांति या द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है और सेकेंड पार्ट आज हम लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। देखो, पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि किस तरीके से ब्रिटेन को ही क्यों चुना गया औद्योगिक क्रांति के लिए, या वहीं पर यह प्रक्रिया क्यों स्टार्ट हुई। लोहा, कोयला और सूती कपड़े का क्या योगदान था औद्योगिक क्रांति में। किस तरीके से ब्रिटेन ने अपना उपनिवेशों में अपने बाजार को ढूंढा और कैसे वो आगे बढ़ता रहा औद्योगिकरण के क्षेत्र में, है ना। तो इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम इस चैप्टर में देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं नहरें और रेलों के बारे में। तो देखिए, अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको ये दिखेगा कि जो इंग्लैंड में जो नहर थे उनका निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाने लगा था। और हम ये भी देखेंगे कि एक तरीके से नहरोन्माद की भावना आ गई थी, यानी ज्यादा से ज्यादा नहरों को बनाओ। और इसके पीछे का कारण भी था क्योंकि जो परिवहन था वो नहरों के हिसाब से किया जाने लगा था, है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो इंग्लैंड में नहर बनाया गया उसका नाम था वर्सली कैनाल। क्या नाम था? वर्सली कैनाल, जिसको 1761 ईस्वी में जेम्स बिंडली के द्वारा बनाया गया था। और इस नहर के माध्यम से, यानी जो वर्सली कैनाल है, इसके माध्यम से क्या किया जाता था। मैनचेस्टर में एक जगह थी जिसका नाम था वर्सले, तो वहां से शहर की तरफ कोयला ले जाया जाता था। यानी कोयले को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस नहर का निर्माण किया गया था। और इससे देखो क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो कोयले की कीमत थी वो घट गई, क्योंकि रोड से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से या रोड परिवहन के माध्यम से कोयले को ले जाना बहुत महंगा पड़ता था। इससे कोयले की कीमत बढ़ जाती थी, ठीक है ना। जब नहर का प्रयोग हुआ, इसके माध्यम से जब परिवहन किया जाने लगा, तो देखा गया कि कोयले की कीमत क्या हो गई, घटकर आधी रह गई। अब इसी टाइम पीरियड में हम ये देखते हैं कि जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो भूमिहार थे या भूमि स्वामी थे, वो क्या करने लगे। वो उनके जो खान थे, खदान थे या जो उनके जंगल थे, उनके मूल्यों को बढ़ाने के लिए उनके आसपास के एरिया में क्या बनाने लगे थे, वो नहरों को बनाने लगे थे, जिससे कि उस जगह की कीमत क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब हम ये देखते हैं कि इंग्लैंड का जो ये टाइम पीरियड है 8 सालों का, 1788 से 1796 का जो टाइम पीरियड है, इसमें देखते हैं हम कि ब्रिटेन में नहरों को बनाने के लिए 46 नई परियोजनाएं स्टार्ट कर दी गई थी। यानी जो 46 नई परियोजनाएं स्टार्ट कर दी गई थी, जिसका सिर्फ एक ही मोटिव था, ज्यादा से ज्यादा नहरों को बनाना। 19वीं शताब्दी का जब प्रारंभ होता है तो ब्रिटेन में जो नहरों की कुल लंबाई है वो बढ़कर कितनी हो जाती है, 4000 मील से अधिक हो जाती है। अब यहाँ पर भाप से चलने वाले इंजन के बारे में बात करेंगे। देखो, स्टीफेंसन था, कौन था? एक इंजीनियर था जिसका नाम था स्टीफेंसन, है ना। 1814 ईस्वी में स्टीफेंसन ने दो चीजें बनाई। एक तो प्रथम रेल भाप से चलने वाला प्रथम रेल इंजन बनाया, साथ में ही उसने एक रॉकेट भी बनाया था। और 1760 ईस्वी के दशक में हम ये देखते हैं कि जो रेलवे को चलाने के लिए, रेल के डिब्बों को खींचने के लिए जो भाप के इंजन से खींचे जाते थे रेल के डिब्बे, उनके लिए पटरियां होती थी, ठीक है ना। तो पटरियां पहले कैसी थी, लकड़ी की थी। अब लकड़ी की पटरियों की जगह लोहे की पटरियों का प्रयोग किया जाने लगा था। यहाँ पर आप दो चित्र देख रहे हैं, दो डायग्राम है जो आपको बताएगा रेलवे के डेवलपमेंट के बारे में या औद्योगिकरण में उसकी क्या भूमिका हुई। देखो, जब औद्योगिकरण का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है तो उसमें रेलवे की भूमिका, नहरों की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए दूसरा पार्ट जब स्टार्ट होता है तो हम उसको रेलवे से, रेलगाड़ी से, उसके पटरियों से, डिब्बों से, भाप के इंजन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दो डायग्राम है। इस डायग्राम को एक नाम दिया गया था जिसको बोला जाता था पफिंग डेविल। क्या बोला जाता था? पफिंग डेविल, जिसका हिंदी में मतलब होता है फुफकारने वाला दानव। यानी जब ये इंजन चलता था तो इस चलने पर इससे जो आवाज आती थी वो फुफकारने की आवाज आती थी, इसीलिए इसको फुफकारने वाला दानव बोला जाता था। 1801 ईस्वी में हम क्या देखते हैं, 1801 ईस्वी में रिचर्ड ट्रेविथिक था, उसने इस तरीके के इंजन का निर्माण किया था। किसने किया था? रिचर्ड ट्रेविथिक ने 1801 में इस इंजन का निर्माण किया था। हमने अभी जॉर्ज
स्टीफेंसन के बारे में पढ़ा था, जो एक क्या था, रेलवे इंजीनियर था, ठीक है ना। तो इसने 1814 ईस्वी में रेल इंजन बनाया और जिसको नाम क्या दिया गया था, ब्लचर। क्या नाम दिया गया था, ब्लचर। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ शहर, जो इंग्लैंड था उसके, जो ब्रिटेन था उसके कुछ शहरों को रेल मार्गों के द्वारा जोड़ा गया था। तो रेल मार्गों के द्वारा जोड़ने का मतलब ये है कि ये बताता है कि किस तरीके से रेलवे का विकास होने लगा था ब्रिटेन में। तो हम देखते हैं कि 1825 में जो जगह थी स्टॉकटन और डार्लिंगटन, इनके बीच 9 मील का रेल मार्ग बनाया गया था। कितने मील का, 9 मील का रेल मार्ग बनाया गया था, जिस पर रेल चलाई जाती थी भाप के इंजन की सहायता से। दूसरा एग्जाम्पल हमें मिलता है, लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में जोड़ने के लिए रेल मार्ग का निर्माण किया गया था। ये कब हुआ था, 1830 ईस्वी में, है ना। अब 1830 के दशक में हम ये देखते हैं कि नहरों से या जो जल परिवहन के माध्यम से जो ट्रांसपोर्ट का काम होता था, वो कैसा होने लगा, उसमें कुछ समस्याएं आने लगी, कुछ परेशानियां आने लगी। उसके पीछे का कारण ये था कि कुछ जगहों पर बाढ़ आ गई, कुछ जगहों पर सूखा पड़ गया, तो पानी की मात्रा कम हो गई, या फिर पानी को डाइवर्ट कर लिया गया। तो इससे क्या हुआ, जल परिवहन का जो रास्ता था वो अब क्या सुविधाजनक नहीं रहा परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो अब हम देखते हैं कि अब इसकी जगह पर, यानी जल परिवहन की जगह पर रेल मार्ग का निर्माण स्टार्ट होने लगता, रेल मार्ग का जो निर्माण है वो स्टार्ट हो जाता है। और 1850 ईस्वी तक अधिकांश इंग्लैंड रेल मार्गों से जुड़ जाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि 1830 से 1850 के बीच में, यानी जो ये 20 साल का जो टाइम पीरियड है, इसमें रेलवे लाइनों की जो लंबाई है वो कितनी हो गई थी इंग्लैंड में, लगभग 6000 मील की हो गई थी। यानी इतनी लंबी रेलवे लाइनें बिछा दी गई थी इंग्लैंड में। नेक्स्ट बात करते हैं कि देखो, अब औद्योगिक प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। अब इस औद्योगिक प्रक्रिया का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। लोगों के जीवन में हम देखेंगे गरीबों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर, और जो अमीर वर्ग है उन पर, और जिन्होंने गांव छोड़ दिया है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था कि गांव में हमने देखा कि जो जमींदार था वो क्या करने लगा, गैर कानूनी रूप से जमीनों पर कब्जा करने लगा था। अब इससे क्या हुआ कि जो चरवाहा था, जो गरीब था, सीमांत किसान था, वो गांव को छोड़कर काम की तलाश में कहाँ आ गया, शहर में। वो काम की तलाश में आ गया, लेकिन अब उसको रहने के लिए जगह नहीं थी। वो गंदी बस्तियों में रहता था, भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहता था, उसको शुद्ध पानी और शुद्ध हवा नहीं मिलती थी, खाने का वो स्टैंडर्ड नहीं था, मतलब एक लाइफ का जो स्टैंडर्ड होता है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तो अब इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि जो उनकी जो आयु थी क्या हो गई, वो कम हो गई, ठीक है। साथ में ही वो अपने परिवार को छोड़कर आए, अकेले आए, तो उससे इनका क्या हुआ, परिवार भी टूटने लगा था, परिवार बिखरने लगा था, बच्चों की परवरिश पर असर पड़ने लगा। साथ में ही शहरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और शहरों का आकार कैसा हो गया, विकृत होने लगा था, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, देखो, हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि जहां पर 1750 ईस्वी में 50,000 से अधिक जनसंख्या वाला सिर्फ 2 नगर था, ठीक है ना, वहां पर 1850 ईस्वी में हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के कारण कितने नगर हो गए थे, 29 नगर हो गए थे। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है कोलब्रुक डेल का। यहाँ पर 2 जगहें आप देखेंगे, एक है डर्बी परिवार का बंगला है। डर्बी परिवार वही परिवार है जिसमें हमने उनकी 3 पीढ़ियों के बारे में पढ़ा था, दादा, पिता और पोता, ठीक है ना। तो दादा, बेटा और पोता, इस तरीके से वो जो 3 परिवार की श्रृंखला थी वो हमने पढ़ी थी, जिसको हम कहते हैं डर्बी परिवार। ये उनका बंगला है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बढ़ई और कामगारों के रहने के लिए कंपनी के द्वारा बनाया गया जो आवास है वो है, जो 1783 में बनाया गया था। तो मतलब एक स्टैंडर्ड दिखा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मजदूरों के बारे में। देखो, 1842 ईस्वी में क्या होता है कि एक सर्वेक्षण से हमें ये पता चलता है कि जो जो मजदूर था, जिसको वेतन मिलता था, ठीक है ना, जो शहरों में आकर बस गए थे, अपने गांवों को छोड़कर आकर बस गए थे, तो मैंने पहले ही बताया है कि वो मलिन बस्तियों में रहते थे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते थे, तो उनको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी नहीं मिलती थी, तो वो बीमार ज्यादा होते थे।
साथ में कोई अगर बीमारी फैलती थी, कोई महामारी फैलती थी, तो सबसे ज्यादा असर उन्हीं के ऊपर होता था, क्योंकि वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते थे। अब यहाँ पर जब एक सर्वेक्षण कराया गया तो देखा गया कि जो इनकी लाइफ है, यानी जो जीवन प्रत्याशा है, जीवन जीने की जो अवधि है, वो क्या हो गई, मजदूरों की घट गई थी। तो यहाँ पर एक सर्वे था जिसके माध्यम से ये पता चला कि बर्मिंघम में 15 वर्ष थी इनकी आयु, मैनचेस्टर में इनकी आयु थी वो 17 वर्ष थी, और डर्बी में 21 वर्ष थी। मतलब इतना समय पूरा होते होते इनकी डेथ हो जाती थी। अब अब देखो, जब औद्योगिक प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी तो उसके साथ साथ में बहुत सारा पॉल्यूशन भी फैला, ठीक है, जैसे जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। इस पॉल्यूशन की वजह से कुछ जो डिजीज थे वो भी फैले और वो एक महामारी का रूप ले लिए, और इस महामारी को फैलने की वजह से जो इन बस्तियों में, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो लोग रहते थे, उनकी डेथ क्या हो गई, अधिक मात्रा में और जल्दी जल्दी होने लगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब महामारी फैलती है, जल प्रदूषण से हैजा फैला, आंत्र शोथ हुआ और वायु प्रदूषण से क्षय रोग फैला, तो इसकी वजह से क्या हुआ, डेथ की प्रक्रिया क्या हो गई, बहुत ज्यादा होने लगी। और हम देखते हैं कि ब्रिटेन में 1832 ईस्वी में ये रिकॉर्डेड है, ठीक है ना, ब्रिटेन में 1832 ईस्वी में हैजे की जो भीषण प्रकोप हो फैल गया था, यानी हैजा एक महामारी के रूप में फैल गई थी, और जिससे 31,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं हम कि औद्योगिकरण का बच्चे और औरतों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो देखो, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी तो हमें पता है कि जो पुरुष थे वो युद्ध के कामों में लग गए थे, उनको युद्ध के लिए कहीं भेज दिया जाता था, या सैनिक बन जाते थे वो। तो महिलाएं और जो बच्चे बचते थे वो क्या करते थे, शहरों में इंडस्ट्रीज में जाके काम करने लगे थे, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मालिक था, उद्योगों का मालिक था, उनको औरतों और बच्चों से काम कराना ज्यादा अच्छा लगता था। उसके पीछे का कारण ये था कि ये बिना, अब एक तो ये कम मजदूरी में काम कर लिया करते थे, कौन, महिलाएं और बच्चे। साथ में ही ये बिना डिमांड के, इनकी कोई मांग नहीं होती थी, कम भी मजदूरी दे दो तो भी ये कुछ अपनी परेशानी नहीं बताते थे या कोई डिमांड नहीं करते थे, और इनसे कितना भी काम करवा लिया जाता था, इसकी कोई सीमा नहीं थी, और ये कभी आवाज नहीं उठाते थे। तो इसीलिए जो मालिक थे वो इनसे काम कराना प्रिफर करते थे। अब यहाँ पर हम ब्रिटेन के दो शहरों को देखेंगे। वो शहर कौन थे, लंकाशायर और यॉर्कशायर। यॉर्कशायर और लंकाशायर ऐसी जगहें थी इंग्लैंड में जो सूती कपड़े के हब थे, यानी यहाँ पर सूती कपड़े की मिलें बहुत ज्यादा संख्या में थी, और यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे और महिलाएं सूती कपड़ा उद्योगों में बड़ी मात्रा में काम करती थी, यानी इनकी संख्या क्या थी, ज्यादा थी। इवन बच्चों से भी कई घंटे यहाँ पर काम करवाया जाता था। संडे के दिन भी उनको छुट्टी नहीं मिलती थी। संडे के दिन मशीनों की सफाई करने के लिए, मशीनों की देखरेख के बहाने उनको बुला लिया जाता था। अब ये नेगेटिव पॉइंट के अलावा महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति थी, इकोनॉमिकल कंडीशन थी, उसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो जो महिलाएं थी वो फाइनेंशियली क्या हुई, इंडिपेंडेंट हो गई, यानी वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो गई, अपना खर्चा खुद उठाने लगी। साथ में ही उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो सोसाइटी में बढ़ने लगी, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ उनके अंदर। साथ में ही अगर उनकी कोई परेशानी थी तो उससे वो निकल पाने में सक्षम होने लगी। यहाँ पर इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, देखो, ये डायग्राम कहाँ का है, बर्मिंघम का है, गिल्ट बटन फैक्ट्री का है, जिसमें हम ये देखते हैं कि ये देखो स्त्री काम कर रही है। और आपको बता दें कि जो बर्मिंघम का गिल्ट बटन फैक्ट्री थी, यहाँ पर 2/3 सिर्फ कौन थे, मजदूर के रूप में, या तो महिलाएं थी या तो बच्चे थे, है ना। और ये जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। अच्छा, यहाँ पर आप देखो कि मर्दों को प्रति सप्ताह, यानी जो पुरुष थे उनको प्रति सप्ताह 25 शीलिंग मजदूरी दी जाती थी, और जबकि उतने ही घंटे काम करने के बाद बच्चों को सिर्फ 1 शीलिंग दी जाती थी और औरतों को 7 शीलिंग दी जाती थी। यानी देखो कितने कम पैसों में काम कराया जाता था, है ना। घंटे उतने ही हैं, लेकिन पुरुषों के लिए अलग है मजदूरी, बच्चों के लिए अलग है और औरतों के लिए अलग है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि विरोध आंदोलन भी स्टार्ट हो गए। विरोध आंदोलन तो होने ही थे, क्योंकि जो श्रमिक वर्ग है उसकी स्थिति खराब है, महिलाएं, बच्चों और पुरुषों की स्थिति खराब है। जो श्रमिक वर्ग का है, एक तरफ लोग बंगलों में रह रहे हैं और एक तरफ लोग मलिन बस्तियों में गंदी तरीके से रह रहे हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि ये विरोध आंदोलन हुआ क्यों। सबसे पहले विरोध आंदोलन के पीछे का जो कारण था वो था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का युद्ध। कौन सा कारण था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का युद्ध, जो काफी टाइम तक चला, लगभग 1792 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक ये युद्ध चला है। अब इससे क्या हुआ? इससे जो इंग्लैंड और यूरोप के बीच का जो व्यापार था, ट्रेड था, वो उसका सिस्टम बिल्कुल खत्म होने लगा। और बहुत सारे ऐसे कारखाने थे जिसको इंग्लैंड को बंद करना पड़ा। अब युद्ध लंबा था, ठीक है, तो सैनिक खत्म भी हो रहे थे, शारीरिक शारीरिक रूप से जो है अपंग भी हो रहे थे। तो इंग्लैंड को जरूरत पड़ी कि वो ज्यादा सैनिकों की भर्ती करे। तो अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो गरीब मजदूर थे उनको सेनाओं में भर्ती किया जाने लगा, लोगों की भर्ती ज्यादा से ज्यादा सेनाओं में होने लगी। इस वजह से जो महिलाएं थी घर की और जो बच्चे थे वो मजबूरन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लाए गए, है ना। और मजबूर मजबूर हो गए क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, है ना, और पैसे भी नहीं बचे, तो जिस वजह से वो कारखानों में काम करने के लिए मजबूर होने लगे। अब एक स्थिति ये आती है। अब विरोध प्रदर्शन कैसे हुआ? हम ये देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति हो रही थी, फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी, और फ्रांस की क्रांति के बाद में तीन चीजें निकलकर सामने आती हैं, जो है स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व की भावना है। ये एक बहुत ही मेजर आंदोलन था जिसकी वजह से यूरोप में एक बौद्धिक क्रांति हुई। लोगों का या जो जन आंदोलन था उसको उसको एक आंदोलित करने के लिए ये जो भावनाएं थी वो उमड़कर सामने आने लगी। साथ में ही हमें पता है कि जो इंग्लैंड के कारखाने थे, इसमें जो मजदूर था वो बहुत कठोर परिश्रम करता था, उसकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं थी, राजनीतिक रूप से उसके पास कोई अधिकार नहीं था। तो इसीलिए सबसे पहले मजदूरों ने जिस अधिकार की मांग करी उसका नाम वो क्या था? वो था मताधिकार प्राप्त करना। यानी मजदूरों ने जो मांग करी सबसे पहले वो क्या थी? मताधिकार प्राप्त करना। ठीक है। अब इस अधिकार के लिए उन्होंने आंदोलन करने स्टार्ट किए, विरोध करने स्टार्ट किए। तो जैसे ही ये विरोध स्टार्ट हुआ, इसको दबाने के लिए सरकार ने अपनी दमनकारी नीति स्टार्ट कर दी। इसके लिए इन्होंने क्या किया? इसके लिए इन्होंने ब्रिटेन की संसद में दो जुड़वा अधिनियम पारित किए। कब? 1795 में। अच्छा, अब इसमें क्या कहा गया? तो अब ब्रिटेन की संसद में जब ये जुड़वा अधिनियम पारित हुए तो इसमें पहले अधिनियम में, पहले एक्ट में ये बोला गया कि इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति लिखकर या बोलकर सम्राट, संविधान या सरकार के खिलाफ कोई भी अपमानजनक शब्द, अपमानजनक बात या घृणा जैसा कोई भी वक्तव्य या वाक्य नहीं दे सकता है। और साथ में ही दूसरा जो अधिनियम बनाया गया, जो दूसरा लॉ पास किया गया, उसमें कहा गया कि 50 से अधिक लोग कहीं पर भी सार्वजनिक रूप से बैठकर बातचीत नहीं कर सकते, मतलब 50 से ज्यादा लोग कहीं पर भी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर स्थिति क्या इंग्लैंड की बन रही है, ब्रिटेन की स्थिति क्या बन रही है। एक तरफ युद्ध चल रहा है, एक तरफ महिलाएं और बच्चे परेशान हैं। जो जो घर का पुरुष है वो या तो युद्ध में लगा हुआ है या शारीरिक रूप से अपंग हो गया है या मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। ठीक है। साथ में ही कारखाने बंद हो रहे हैं और मजबूरन जो है लोग बेरोजगार हो रहे हैं कारखानों को बंद होने की वजह से। ठीक है। साथ में ही विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, इंग्लैंड की जो सरकार है ये दो नियम लेकर आ गई, है ना। अब इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि जो 1790 का जो दशक था उसमें पूरे ब्रिटेन में दंगे होने लगे। और दंगे किस चीज को लेकर होने लगे? ब्रेड, यानी जो ब्रेड हम खाते हैं, ब्रेड और खाद्य पदार्थों को लेकर दंगे होने लगे थे। यानी जो रसद आपूर्ति है उसकी भी मात्रा क्या होने लगी थी? कम होने लगी थी, क्योंकि युद्ध चल रहा था। तो युद्ध में ज्यादा से ज्यादा जो व्यापार था वो ठप हो गया, कारखाने ठप हो गए, सैनिकों को जरूरत पड़ने लगी। तो इस तरीके से पूरे ब्रिटेन में दंगे होने लगे। और दंगे भी किस चीज के लिए हुए? ब्रेड और खाद्य पदार्थों को लेकर।
1770 ईस्वी के दशक में हम देखते हैं कि चकबंदी की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। चकबंदी का मतलब होता है कि छोटे छोटे जो जमीन के टुकड़े हैं उसको बड़े फर्म में तब्दील करना, और ये बड़े फर्म में तब्दील करके किसको दे दिया गया? जमींदारों को दे दिया गया। तो जब जमींदारों को दे दिया गया तो इससे जो गरीब किसान था, चरवाहा था, ये जो भूमिहीन किसान था, वो परेशान हो गया और वो काम की तलाश में उद्योगों की तरफ आगे बढ़ा, है ना। शहरों में गया और उद्योगों में काम करने के लिए विवश होने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उद्योगों में तो मशीनें आ गई। अब मशीनें आ गई तो मजदूरों को निकाला जाने लगा था, मशीनों से काम कराया जाने लगा था, तो जिससे इनको काम मिलने में परेशानी होने लगी। साथ में ही जो हथकरघे का प्रयोग करके जो बुनकर कपड़े का निर्माण करने लगे थे, वो कपड़ा मिलों में मशीनों के आ जाने से बेरोजगार हो गए। अब इस वजह से हम देखते हैं कि जो 1790 का दशक है, उसमें हम देखते हैं कि बुनकर लोग न्यूनतम मजदूरी की मांग करते हैं, जिसको ब्रिटेन की जो संसद है वो सिरे से नकार देती है। अब इससे गुस्सा होकर जो बुनकर हैं, उन्होंने नोटिंघम में जो ऊनी कपड़ा उद्योग है, वहां पर मशीनों के चलन का प्रतिरोध किया। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मशीनों की तोड़फोड़ की जा रही है। और इसी क्रम में हम ये भी देखेंगे कि लेसेस्टायर शहर और डर्बीशायर जो शहर थे, उसमें भी विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन यही नहीं रुका, आगे बढ़ता गया। और अब एक आता है आंदोलन, जिसका नाम था लुडिज्म। क्या नाम था? लुडिज्म, जिसका नेतृत्व किया था जनरल नेड लुड ने। जनरल नेड लुड के लिए कहा जाता है कि इनकी जो पर्सनालिटी थी वो बिल्कुल करिश्माई थी, है ना। इनके जो बात करने का ढंग या इनके जो मांगने का जो ढंग था, मजदूरों के लिए, बच्चों के लिए जो ये अधिकार मांग रहे थे, वो बहुत ही अहिंसक तरीके से मांग रहे थे। अब यहाँ पर हम लुडिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लुडिज्म के अनुयायी थे, वो मशीनों की तोड़-फोड़ में विश्वास नहीं करते थे, यानी ये मशीनों की तोड़-फोड़ इनको नहीं पसंद थी, है ना। इन्होंने किस-किस डिमांड के बारे में बात करी या क्या-क्या मांग रखी सरकार के सामने? उन्होंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। किसके लिए? जो मजदूर है उसके लिए न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। नारी तथा बाल श्रम पर नियंत्रण होना चाहिए, मतलब इनके जो काम के घंटे हैं वो फिक्स होने चाहिए और कम होने चाहिए। नारी और बाल श्रम पर नियंत्रण होना चाहिए। मशीनों के आविष्कारों से जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनको उनको जो है काम दीजिए। और अपनी इन सभी मांगों को उन्होंने कानूनी तौर पर पेश किया, है ना। उन्होंने कोई जो है तोड़फोड़ नहीं की मशीनों का ऐसे विरोध नहीं किया। उन्होंने अपनी मांग को कानूनी रूप से पेश किया सरकार के सामने। और इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि मजदूर संघ यानी ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार की भी मांग करी गई थी। यानी इन मांगों के साथ साथ में मजदूर संघ या ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार भी मांगा गया था। किसके द्वारा? लुडिज्म के द्वारा, यानी जो ये आंदोलन चल रहा था, मूवमेंट चल रहा था, इसके द्वारा। अब हम क्या देखते हैं कि अगस्त, कब? 16 अगस्त 1819 की बात है, ये देखो लिखा हुआ है। 16 अगस्त 1819 को 80,000 लोग अपने जो मांगे हैं, लोकतांत्रिक मांगे हैं, अपनी आजादी की मांगे हैं, अपनी भलाई की जो मांगे हैं, उसको मांगने के लिए मैनचेस्टर जो शहर है ब्रिटेन का, उसमें सेंट पीटर्स मैदान में इकट्ठे होते हैं और एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। मैनचेस्टर के सेंट पीटर्स मैदान में इकट्ठे होते हैं, शांतिपूर्ण सभा कर रहे होते हैं। लेकिन सरकार को ये बर्दाश्त नहीं होता है और सरकार इसको बर्बरता पूर्वक दबा देती है, निर्दयता पूर्वक इसका दमन कर देती है। और इसी बर्बरतापूर्ण दमन को एक नाम दिया गया, जिसे जिसे कहा गया पीटर लू नरसंहार। क्या कहा गया? पीटर लू नरसंहार। अब देखो ये सारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद सरकार ने कुछ कानून लाया या कुछ कानूनों में सुधार किया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से कानून लाए गए और उसमें क्या सुधार किया गया। तो सबसे पहले 1819 में क्या होता है कि ब्रिटिश संसद ने कुछ कानूनों का निर्माण किया, जिनके द्वारा जो 9 साल से कम के बच्चे थे, उनको कारखानों में काम करना बंद करवा दिया गया। यानी प्रतिबंधित कर दिया गया कि किसी भी कारखाने में 9 साल से कम की उम्र का जो बच्चा है वो काम नहीं करेगा। इसके बाद जो 9 से 16 वर्ष के बच्चे थे, उनके काम के घंटे फिक्स किए गए, पहले से कम किए गए। एक समय सीमा, एक जो टाइम लिमिट है वो फिक्स किया गया और कहा गया कि 9 से 16 साल के जो बच्चे हैं वो 12 घंटे काम करेंगे। कितने घंटे काम करेंगे? तो वो 12 घंटे काम करेंगे।
1833 ईस्वी में एक एक्ट लाया गया जिसमें से 9 वर्ष से कम आयु के बच्चे से केवल रेशम के कारखानों में ही काम कराया जाएगा, है ना। अगर फिर से एक एक्ट लाया गया कब, 1833 में, और इसमें यह कहा जा रहा है कि जो 9 वर्ष से कम के बच्चे हैं उसमें सिर्फ तभी काम कराओगे जब वो कारखाना या मिल रेशम की होगी, है ना। अब बड़े बड़े बच्चों के लिए भी काम के घंटे क्या कर दिए गए, सीमित कर दिए गए, और कारखाना निरीक्षकों की व्यवस्था की गई, यानी ऐसे लोगों की व्यवस्था की गई जो कारखाने का निरीक्षण करेंगे, वहां की जो काम व्यवस्था है, मजदूरों की स्थिति है, बच्चे मजदूर जो औरतें हैं उनकी उनकी जो स्थिति चल रही है उस फैक्ट्री में, उसके ऊपर निरीक्षण करेंगे, उसके ऊपर नजर रखेंगे। 1847 में क्या होता है, एक अन्य विधेयक जिसका नाम है फिल्डर्स फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। क्या, फिल्डर्स फैक्ट्री अधिनियम 1847 में पारित किया गया, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि 18 वर्ष से कम के जो उम्र के जो बच्चे हैं और महिलाओं से 10 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम नहीं कराया जाएगा। यानी ये जो 1847 का जो विधेयक है, फिल्डर्स फैक्ट्री अधिनियम, ये फिक्स कर देता है कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे या महिलाएं हैं, बच्चे और महिलाओं से 10 घंटे से अधिक प्रतिदिन काम नहीं कराया जा सकता। औद्योगिक क्रांति के विषय में कुछ इतिहासकार तर्क देते हैं, ठीक है। कुछ इसके फेवर में है, कुछ इसके फेवर में नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह क्रांति थी ही नहीं, क्योंकि उतनी तेजी से वृद्धि नहीं हुई औद्योगिकरण का जितनी वृद्धि होनी चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि ब्रिटेन के हर एक क्षेत्र में कारखाने नहीं मिले हैं, जिससे हम इसको औद्योगिक क्रांति नहीं कह सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ विद्वान इसको औद्योगिक क्रांति कहते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति का जो टाइम पीरियड था उसमें जो समाज था वो 2 वर्गों में विभक्त था। एक वर्ग था बुर्जुआ वर्ग अर्थात मध्य वर्ग, और दूसरा वर्ग था सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग कौन था? सर्वहारा वर्ग वो वर्ग था जो नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों का मजदूर था, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो 1850 से 1914 वाला जो टाइम पीरियड है, इसमें औद्योगिक क्रांति का बड़े पैमाने पर विकास हुआ था, बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई थी, और संपूर्ण विश्व को इसने प्रभावित किया था, और जिससे संपूर्ण विश्व की जो अर्थव्यवस्था है और जो वहाँ का सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो कायाकल्प है, वो हम देखते हैं कि उसमें बृहद पैमाने पर चेंजेस देखने को मिलता है। देखो, औद्योगिक क्रांति के जहां नकारात्मक प्रभाव थे तो वहां पे सकारात्मक प्रभाव भी बहुत सारे थे। सबसे पहला तो सकारात्मक प्रभाव ये था कि उत्पादन के काम में मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो जिससे क्या हो गया, जिससे उत्पादन की जो मात्रा थी, वस्तुओं की जो मात्रा थी और जो उसकी क्वालिटी थी, उन दोनों में सुधार हुआ। साथ में ही जो मनुष्य भारी जो काम थे जिसमें मनुष्य काफी टाइम लगाता था और बहुत ज्यादा मनुष्य लगते थे, उसमें जो मानव की संख्या थी वो कम हो गई और मानव को ऐसे कामों से छुटकारा मिल गया। साथ में ही जो यातायात और संचार के साधनों में नए नए आविष्कार हुए, और यातायात और संचार के साधनों ने लोगों को आपस में जुड़ने में मदद करी। जो ट्रांसपोर्ट था उसका जो सिस्टम था वो सुधर गया, क्योंकि रेलगाड़ियों का निर्माण हो गया था, रेल पटरियों का निर्माण हो गया था। तो इससे क्या हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना आसान हो गया, कम समय लगने लगा और दूरी ज्यादा से ज्यादा तय की जाने लगी। मनुष्य के आराम की जो वस्तुएं थी उसके उनका जो निर्माण है वो तेजी से बढ़ने लगा, और कीमतें भी धीरे धीरे क्या होने लगी, घटने लगी थी। कच्चे माल की डिमांड थी, तो कच्चे माल की डिमांड होने की वजह से कृषि का जो क्षेत्र था उसमें काफी सुधार किया गया, है ना। तो एक क्रांतिकारी सुधार के रूप में हम कृषि क्षेत्र को ले सकते हैं। साथ में ही बैंक और बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ, क्योंकि बैंक क्या करता था, लोन देता था, ऋण की व्यवस्था करता था, तो जिससे लोग कामकाज स्टार्ट कर सके, कारखाने लगा सके, फैक्ट्री लगा सके। तो बैंक और बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। एक कानून के रूप में कानून की व्याख्या करने के लिए वकीलों का भी अब जो व्यवसाय था वो वकीलों का तेजी से बढ़ने लगा। साथ में ही औद्योगिक क्रांति ने बहुत सारे व्यवसायों को जन्म दिया, और औरतों की स्थिति में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉजिटिव हम कह सकते हैं।
औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या थे? तो सबसे पहला नकारात्मक प्रभाव ये था कि जो लोग थे वो अपने गांव को छोड़कर शहरों में आकर बसने लगे, है ना। तो गांवों की संख्या कम होने लगी, शहरों की संख्या ज्यादा होने लगी। शहरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से शहर विकृत लगने लगे, सुविधाओं की लोगों को कमी लगने लगी, यानी जो एक लाइफ स्टाइल होता है मनुष्य का, उसमें गिरावट देखने को मिलता है ना। यानी जो शिक्षा चाहिए, जो पेयजल चाहिए, है ना, आवास जो रहने के लिए चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, तो इसकी जो कमी हमें देखने को मिलती है। साथ में ही हमें बच्चों का शोषण दिखता है कारखानों में, और स्त्रियों का शोषण दिखता है, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि उतने ही घंटे काम करने पर पुरुषों को कैसी आमदनी या कैसा पैसा दिया जाता था, बच्चों को कैसा पैसा दिया जाता था और औरतों को कैसा पैसा दिया जाता था। तो उनका शोषण किया जाने लगा। साथ में ही हम ये देखते हैं कि जो महामारी का प्रभाव है, जो वो सबसे ज्यादा मजदूरों पर पड़ा और उनकी संख्या काफी ज्यादा घट गई, है ना। और उनकी जो आयु लिमिट थी, यानी जो उनके जीवन जीने की जो प्रत्याशा थी, जो उनका आयु की अवधि थी, वो भी क्या हो गई, बहुत ज्यादा घट गई थी। साथ में जो हथकरघा उद्योग था, छोटे उद्योग थे, जो हाथों से लोग काम करके सामान बनाते थे, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और वो धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर पहुंच गए। निष्कर्ष रूप में हम ये देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद हमारा जो समाज है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक है मालिक और दूसरा है मजदूर वर्ग, है ना। मालिक वो है जो मजदूर वर्ग से काम कराता है, और मजदूर वो है जो कारखानों में, फैक्ट्री में काम करता है। साथ ही जो घरेलू और कुटीर उद्योग थे, उन जो धंधे थे, उनका विनाश होने की वजह से बेरोजगारी बढ़ने लगती है, और जो एक पूंजीपति वर्ग है, उसका पूंजीपति वर्ग बड़े पैमाने पर उनका जन्म होता है, और उनको ही लाभ मिलता है, और सोसाइटी में जो उनकी स्थिति है आर्थिक रूप से वो काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं जो कंटेंट है उसको अच्छे से प्रोवाइड करा पाऊँ या अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी मटेरियल पढ़ाया जाता है वो टेलीग्राम के लिंक है, उस पर डाल दिया जाता है, शेयर कर दिया जाता है पीडीएफ के फॉर्म में। तो वहाँ पर जाकर आप मटेरियल को पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।